हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट लेंजेस लॉ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फैराडेज लॉ में हमने ये तो चेकआउट कर लिया था कि एक इंड्यूस ईएमएफ है और इंड्यूस करंट है किसी कॉइल के अंदर अगर आप फ्लक्स को चेंज कर रहे हो। बट मैंने लास्ट में एक नेगेटिव साइन वहाँ पर लगाया था और मैंने आपको ये बोला था कि मैं नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा लेंजेस लॉ में, राइट। तो लेंजेस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको करना समझना बहुत ही आसान है क्योंकि इस पर बहुत सारे 1-on मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप 10 ईयर्स उठाकर देखोगे तो शुरू के 2 पेजेस में सिर्फ और सिर्फ लेंजेस लॉ के क्वेश्चन आए हुए हैं जहां पर आपको बहुत सारे मैग्नेट्स और कोइल्स नजर आ रहे होंगे, राइट। अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय लेंजेस लॉ। देखो हमने ये चीज़ तो लास्ट वीडियो में देख ली थी कि जब भी किसी कोइल के अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कोइल में एक इंड्यूस करंट आ जाएगा। ये बात हमने पढ़ी थी कि भाई इंड्यूस ईएमएफ के लिए हमने बोला था d∅dt का होना बहुत जरूरी है, राइट। अगर मैग्नीट्यूड चेक करो, अगर डायरेक्शन देखनी है तो ये माइनस लगाऊंगा मैं, वो माइनस का सिग्निफिकेंस मैं आज बताऊंगा आपको। अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट मैंने डिफाइन किया था 1/r d∅dt, है ना। अगर आप वोल्टेज या ईएमएफ को r से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, करंट, है ना। क्योंकि कोइल में अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो कोइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। अब समझते हैं इस चीज़ को। सी यहाँ पर फैक्टर क्या है बच्चों कि जो एक कोइल है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस कोइल के पास नॉर्थ पोल ऐसे आ रहा है तेजी से, सिनेरियो 1। सिनेरियो 2, एक कोइल से नॉर्थ पोल दूर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब जो हमने बात समझनी है वो ये समझनी है बच्चों कि देखो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है ऐसे, है ना। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है, राइट। यहां पर भी ये चीज बना रहा हूं मैं, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है इस तरह से। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं नॉर्थ पोल को पास लेकर आ रहा हूं कोइल के, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि बी वेक्टर इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे पास आ रहा है, तो मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। कॉमन ऑब्जर्वेशन। लेंजेस लॉ को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, पहले हम इसकी ना लैंग्वेज से इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज लेंजेस लॉ। जो अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कोइल मैंने बना दी यहाँ पर, लेकिन मुझे ये पता ना करंट इंड्यूस होगा, लेकिन डायरेक्शन तो नहीं पता कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो समझते हैं इसको, पहले मैं इसको समझा रहा हूँ फिर मैं ट्रिक भी दूंगा। समझने का तरीका देखो क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कोइल इज सच दैट, इस कोइल में जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि हमेशा वो क्या करेगी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपोज। हमेशा वो अपोज करने की कोशिश करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो इसको पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। करंट को पैदा किसने किया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ने। जो करंट पैदा हुआ वो अपने कोज को, जो उसको पैदा कर रहा है उसको क्या रोकने की कोशिश कर रहा है। मेरा अंकित और केतन वाला एग्जांपल याद करो, 2 दोस्त अंकित और केतन। केतन के पास 1 करोड़ रुपए, अंकित के पास 0। केतन के पास खुद का नाइकी का शोरूम है। केतन ने क्या किया, अंकित को 50 लाख रुपया दे दिए कि तू जा, मेरा अच्छा दोस्त है, तू मजे कर। लेकिन अंकित ने उस 50 लाख से केतन के शोरूम के बिल्कुल सामने एक और शोरूम ओपन कर लिया नाइकी का। अब यानी कि केतन ने दिया पैसा, पैसे से उसने बनाया नाइकी का शोरूम और नाइकी का शोरूम उसके कस्टमर को कम कर रहा है, यानी कि एक तरह से अपोज कर रहा है केतन को। यहाँ पर ऐसे समझो कि मैग्नेट ने दिया मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, जिससे बना करंट, और करंट क्या करने लग गया, इसी मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने लग गया। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर ये मैग्नेट इसके पास आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसका धर्म क्या बनता है, अपोज करना। तो ये क्या करना चाहेगा, ये क्या करना चाहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। डिक्रीज कैसे कर सकता है, जब ये ऐसा फील्ड बना दे कुछ ऐसा। और ऐसा फील्ड कब बन सकता है, ऐसा फील्ड कब बन सकता है, जब इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, जब करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, ऐसा, राइट। तो यहाँ पर जो नॉर्थ पोल जब इसके पास आ रहा होगा तो ये अपने ऊपर भी क्या बना लेगा, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, राइट। अब सोचो कि आप ये नॉर्थ पोल में इसके पास लेकर जा रहा हूँ कोइल के, जैसे ही नॉर्थ पोल पास लेकर आऊँगा, जैसे ही नॉर्थ पोल पास लेकर आऊँगा, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोइल के अबाउट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये क्या बना लेगा अपने ऊपर, नॉर्थ पोल, ताकि इस बढ़ते हुए फ्लक्स को
अपोज कर सके, कम कर सके, राइट। तो इसने अपना धर्म निभाया, इसने मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहा। और डिक्रीज कब हो सकता था? जब ये खुद भी अपने ऊपर क्या बना ले? नॉर्थ पोल। तो जब भी नॉर्थ पोल किसी भी कोयल के पास आएगा तो खुद भी क्या बनने लगे? अपने ऊपर ये नॉर्थ पोल बना लेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके लिए ट्रिक भी है, ट्रिक दूंगा तो बहुत फनी ट्रिक है, मजा आएगा। अब सुनो, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर मैं मैग्नेट को दूर लेकर जा रहा हूँ। अब मैग्नेट को दूर लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसने क्या करना है? हमेशा चेंज को अपोज करना है। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा इस कोयल के अबाउट, तो इसका धर्म क्या बनता है? इसका धर्म बनता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा। अब इंक्रीज कराने के लिए, अब देखो, जब ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा होगा, इंक्रीज कराने के लिए, फील्ड लाइंस को वापस अट्रैक्ट करने के लिए ये अपने ऊपर क्या बना लेगा? साउथ पोल। यानी कि ये क्या चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड देखो उधर की तरफ जा रहा है, तो ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड वापस इसकी तरफ आ जाए। तो कैसे घूम जाएगा करंट इसमें? ऐसे देखो, साउथ पोल बन जाएगा इसके ऊपर। साउथ पोल कब बनता है? साउथ पोल तब बनता है जब डायरेक्शन क्या हो? जब डायरेक्शन क्या हो? क्लॉकवाइज हो। ठीक है, ये बात हमने सीखी हुई है पहले। देखो, अगर करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये पोल कैसा बिहेव कर रहा है? फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है, ये पोल कैसा बिहेव, ये जो कोयल है कैसा बिहेव कर रही है? नॉर्थ पोल की तरह। अगर करंट की डायरेक्शन किसी भी लूप के अंदर क्लॉकवाइज आ जाए तो वो कैसा बिहेव करता है? साउथ पोल की तरह। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाना चाह रही है, राइट। तो यहां पर जब नॉर्थ दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये क्या बना रहा है? साउथ पोल, ताकि ये कम होते हुए फ्लक्स को दोबारा से बढ़ा सके, और ये चाहे कि फील्ड लाइंस ज्यादा इसके अंदर एंटर हो जाए, राइट। देखो, फील्ड लाइंस जाना चाह रही है क्या? इससे दूर, लेकिन ये साउथ पोल बनाकर उसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है। अब ये देखो, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर इसके पास फ्लक्स इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो उसको डिक्रीज करना चाहेगा, अगर फ्लक्स डिक्रीज करने की कोशिश करेगा तो इंक्रीज करना चाहेगा। आपने गाना सुना है पुराना एक, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया है? वो यही कंसेप्ट है। जब नॉर्थ पोल इस कोयल से मिलना चाह रहा है, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, अभी आंख चुरा रहा है, ये से डर रहा है, नहीं यार तू मेरे पास मत आओ, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं तुम मेरे पास मत आओ। तो ये नॉर्थ पोल बनाकर इसको रिपेल कर रहा है, क्योंकि अभी घबरा रहा है ये। लेकिन जैसे ही ये नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, मिलो ना तुम तो हम घबराए, अब ये घबराने लगे और उसको वापस बुलाना चाह रहे कि नहीं यार तुम वापस आ जाओ। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि पुरानी हिंदी फिल्मों में होता था ना, कि पहले हीरोइन पूरा एटीट्यूड दिखाती है, ठीक है, जब हीरो चला जाता है तो जब कुछ गुंडे आ जाते हैं उसको तो फिर आवाज लगाते हैं, हीरो प्लीज मुझे बचाओ। ये बिल्कुल वही सीन है, जैसे जब वी मेट का सीन, अगर आपने देखी हो। पहले शाहिद कपूर को पूरा एटीट्यूड दिखाकर भगा दिया रेलवे स्टेशन से करीना कपूर ने, लेकिन जैसे ही गुंडों ने घेर लिया फिर हीरो आके फिर दोबारा से बचाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये कोई इस हीरो को आवाज लगा रही कि तुम प्लीज वापस आ जाओ, राइट। इसलिए इसको अट्रैक्ट करने के लिए इसने क्या बना लिया? साउथ पोल बना लिया, राइट। इसको चाहो तो लिख सकते हो आप, ये आपको याद रहेगा एंड तक। यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं? मिलो ना तुम तो हम घबराए। अच्छा, ये चीज मुझे यहां लिखनी चाहिए ना, देखो, मिलो ना तुम तो हम घबराए। और यहां पर क्या लिखना चाहिए? मिलो तो आंख चुराए। ठीक है, तो जब भी करंट इंड्यूस होगा वो इस बात का ध्यान रखेगा कि उसके पास फ्लक्स कैसा है। फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो ये क्या करेगा? उसको अपोज करने के लिए करंट की डायरेक्शन वो चूज करेगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड इसको टकराने लग जाए। जैसे कि नॉर्थ पोल जब पास आ रहे तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ इंक्रीज करना चाह रहे हैं, लेकिन इसने क्या किया? खुद ऐसा करंट बना ले जिससे फील्ड लाइंस उधर की तरफ जाए। यहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड दूर जाना चाह रहा है तो इसने ऐसा फील्ड बना लिया, देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाना चाह रहा है? इधर की तरफ। इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर ये नॉर्थ, यहाँ पर मैं साउथ पोल बना दूं और बोल दूं कि करंट की डायरेक्शन कैसे है? क्लॉकवाइज, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहेगा? ऐसे आना, राइट। हमेशा देखो मैग्नेटिक फील्ड दूर जा रहा है लेकिन ये इसको पास बुलाना चाह रहा है, राइट। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पास आ रहा है लेकिन ये इसको क्या? दूर भगाना चाह रहे हैं। तो यही कंसेप्ट है लेंजेस लॉ का। इसके ऊपर 3600 क्वेश्चन मैं करवा सकता हूं आपको। अभी देखो बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है। जितने भी आपके 10 ईयर्स में क्वेश्चन है सारे के सारे इसी ट्रिक से हो जाएंगे। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। और आपको ये चीज भी क्लियर होगी कि मैं वहां पर माइनस साइन क्यों लगा रहा हूं। माइनस साइन इज फॉर अपोजिंग नेचर। यहां पर जो भी करंट बनेगा, जो भी इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो कैसा होगा?
वो अपोजिंग नेचर का होगा। देख पा रहे हो आप, अपोजिंग नेचर का। इसका डेली लाइफ का एग्जांपल आपको मैं शेयर करता हूँ। कभी भी अपने घर में बटन को जब टैप करोगे, जो एक्चुअल में बल्ब के ग्लो करने का टाइम है वो बटन के टैप होने से कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद का है। मतलब बटन टैप करोगे तो आप नोटिस करना कि जो एक्चुअल में बल्ब है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद ग्लो कर रहा है। और जब बटन आप बंद कर दोगे उसको बंद करने के लिए ट्यूब को, तो आप नोटिस करना बटन तो आप बंद कर दोगे लेकिन ट्यूब के अंदर हल्का सा ग्लो रह जाता है। अगर मैं कंसेप्ट वाइज समझाऊं तो ये आपके पास आएगा सेल्फ इंडक्शन में, इसी चैप्टर का पार्ट है। लेकिन अगर आपको लॉजिकली बताऊं तो जब आप बटन को दबा रहे हो तो करंट मैक्सिमम होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उस बल्ब के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होना चाह रहे हैं। लेकिन बल्ब ने क्या किया, उस फील्ड को मैक्सिमम जैसे ही हुआ तो उसके अंदर इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ आई, जिसने अपोज करा कुछ टाइम तक, लेकिन अपोज नहीं कर पाई, इसलिए क्या थोड़ा सा देरी हो गया बल्ब को जलने में। जैसे ही आपने बटन को दोबारा से टैप करा, अब बल्ब को बंद हो जाना चाहिए क्योंकि करंट क्या मैक्सिमम से 0 वैल्यू पर आना चाह रहे हैं। लेकिन बल्ब के पास दोबारा से क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। अब क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्या वो दोबारा से करंट को इंड्यूस कराएगा और बल्ब को थोड़ी देर तक जला कर रखेगा। ये कंसेप्ट आएगा आपके पास जब मैं सेल्फ इंडक्शन आपको पढ़ाऊंगा, राइट। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो बच्चों अब देखो, अब आपको मैं कुछ ऐसा कंसेप्ट कराने वाला हूँ जिससे आपके जो 10 ईयर्स में क्वेश्चन है सारे के सारे मिनटों में सोल्व होंगे। मिनटों में क्या, कुछ सेकंडों में सोल्व होंगे, देखते ही बता दोगे आप, ठीक है। तो एक चीज़ को समझना है अपने बच्चों, क्या कि एक्चुअल में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सुनो, कोयल के अराउंड अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो कोयल के अंदर करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे बनाना है जिससे क्या फ्लक्स डिक्रीज हो जाए जो इंक्रीज हो रहा है उसके आसपास, ठीक है। देखो सबसे कॉमन एग्जांपल, आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे। ऐसा बोल दिया जाएगा कि एक वायर है, ठीक है, जिसमें पी से लेकर क्या तक करंट फ्लो कर रहे हैं और इसके यहां पर एक कॉइल बना देंगे, कॉइल ए। क्वेश्चन क्या आएगा, इफ करंट इज इंक्रीजिंग इन पी क्यू वायर, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, देखे सुनो, पी से लेकर क्या तक मैं बोल रहा हूं कि करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ग्रो इन द सेंस कि मैं ऐसा बोल दूंगा कि करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और यहां अंदर की तरफ, है ना, होल्ड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड लाइक दिस, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड यहां बाहर यहां अंदर, तो बाहर वाला जो कंडक्टर है इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ यानी कि इस क्रॉस पोजीशन में इंक्रीज कर रहा है। मैं बोल रहा हूं कि माइनस के कैप इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। मुझे एक बात का आंसर करो यार, अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बाहर का मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो इस ए में करंट कैसे फ्लो करना चाहिए। ऑब्वियसली ये क्या चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाए जो इस करंट की वजह से बने, यानी कि जो ए के अंदर करंट बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालना चाहेगा। क्यों? ताकि वो अपोज कर सके, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो थंब बाहर कब आता है, जब आपका हाथ ऐसे घूमे। थंब बाहर कब आता है, जब आपका हाथ ऐसे घूमे। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी बच्चों, या मैं बोल दूं ये अपने ऊपर क्या बना लेगा, ये नॉर्थ पोल बना लेगा, क्योंकि इसका फील्ड आएगा बाहर की तरफ और करंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज क्या कर रहा था, अंदर की तरफ, तो ये क्या कर देगा, काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो हमेशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो के कैप डायरेक्शन में आ सके। समझ पाए इस बात को। इसी क्वेश्चन को अगर मैं रिवर्स कर दूं, मैं आपको ये बोलूं कि अच्छा इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो। अब एक सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। इफ द करंट इज डिक्रीजिंग कर देते हैं अब यहां पर इंक्रीजिंग की जगह। इफ करंट इज डिक्रीजिंग इन पी क्यू वायर, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब सुनो मेरी बात, करंट डिक्रीज कर रहा है तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा होगा। अब ध्यान से समझना जरा, अब क्रॉस यानी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा कर सके। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि अब माइनस के कैप डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, बी एक्सटर्नल डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और तो
इसके अंदर जो इंड्यूस होने वाला करंट है वो क्या चाहेगा कि डिक्रीज ना हो, इंक्रीज हो जाए, राइट। तो वो भी क्या इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करेगा, और इस बार जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ओनली अपोजिंग द चेंज। ऐसा नहीं कि उसने हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज ही करना है, नहीं। अगर बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको क्या करेगा, सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, और बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। बस यही बात आपने समझनी है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगर डिक्रीजिंग नेचर का है तो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इस कोइल का, राइट। तो करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, साउथ पोल बना लेगा अपने ऊपर। अगर यही करंट इंक्रीज कर रहा होता बाहर की तरफ तो इसका जो करंट की डायरेक्शन होती वो क्या होती, वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करती ताकि इसके मैग्नेटिक फील्ड को कम कर सके, ठीक है। ये बात को ध्यान से समझना क्योंकि ये कई जगह पर अप्लाई होगी। देखो अगर इस बार मैं ऐसा बोलूं आपको कि मैंने अब 2 कोइल्स रख दी, कोइल 1 एंड कोइल 2, टेनिस उठाकर देखना भरे पड़े, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन आते हैं, पर बच्चों को एंड तक समझ नहीं आता क्या इंक्रीजिंग क्या डिक्रीजिंग। करंट जा रहा है ए से बी, मतलब बी से ए, सॉरी, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और नेचर क्या है इसका, इंक्रीजिंग। अगर इसका नेचर इंक्रीजिंग है यानी कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर की तरफ और यहां पर अंदर की तरफ क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। अब जो पैदा होने वाला करंट है वो क्या चाहेगा, क्योंकि देखो करंट इंक्रीजिंग नेचर का तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो करंट कैसा आएगा, करंट चाहेगा कि इसको क्या ज्यादा इंक्रीज ना होने दे, इसको रोकना है। रोकेगा कैसे, देखो अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो करंट कैसे आएगा, ऐसे, ताकि अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ले जा सके। तो यानी कि यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर बन जाएगा एक साउथ पोल, क्योंकि फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाना चाहेगी, क्योंकि इसकी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है तो इस कोयल की फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाना चाहिए काउंटर बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पर क्योंकि अंदर की तरफ करंट इंक्रीज कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ, और इसमें जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऐसे। यानी कि ये अपने ऊपर क्या बना लेगा, नॉर्थ पोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। अगर यही करंट डिक्रीजिंग नेचर का होता, यही करंट डिक्रीजिंग नेचर का होता, फिर क्या होता, यही करंट डिक्रीजिंग नेचर का होता फिर क्या होता, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है क्रॉस, जो वायर की वजह से है। तो अब ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको सपोर्ट करने के लिए यहां पर क्या बन जाएगा, अंदर की तरफ फील्ड लाइंस है ना, देखो इस वायर की, तो ये अंदर की तरफ और फील्ड लाइंस पैदा करना चाहेगा और साउथ पोल बना लेगा ऐसे, इस तरह से। और यहां पर क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, राइट, सपोर्ट करने के लिए। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन इजी है ना, देखो लेंजेस ला पर बहुत क्वेश्चन है ऐसे। और क्वेश्चंस दें आपको, और क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। ये लेक्चर में से मुझे लगता है कि इस बार 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से देखना बच्चों। अब एक क्वेश्चन आपको ऐसा देता हूं जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। मैं बोल रहा हूं कि इस बार जो करंट है आई वो कांस्टेंट है, और यहां पर एक लूप रख दिया, लूप 1। अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, देखो आई क्या है, कांस्टेंट। अगर आई कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इसका कांस्टेंट होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, थीटा चेंज नहीं हो रहा कहीं से भी, तो यानी कि अगर मैं बोलूं डी फाई बाई डी टी चेंज इन फ्लक्स विद द टाइम, ये क्या है, 0। तो यानी कि इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगी, 0, इंड्यूस करंट भी क्या होगा, 0। अगर करंट कांस्टेंट नेचर का है, करंट इज नॉट इंक्रीजिंग और करंट इज नॉट डिक्रीजिंग, देन देयर विल बी नो इंड्यूस करंट, बिकॉज फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है। सारा खेल तो फ्लक्स चेंज होने का है ना। तो जब भी ऐसा आ जाए कि एक वायर में करंट कांस्टेंट है तो लूप में कितना इंड्यूस करंट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा जी। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा है ना। इसके लिए तो चेंजिंग करंट चाहिए अपने को, या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लो। और क्वेश्चन देखते फिर क्या आते हैं इसमें। ये सभी के सभी ना अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स एक एक क्वेश्चन का पर्टिकुलर मतलब एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जो पूछा गया है और जो पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपको ये भी मिल सकता है बच्चों, आई होप सब कुछ कैमरा एंगल में आ रहा है, हाँ ठीक है। ऐसे ये भी मिल सकता है आपको कि देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस वक्त मैं जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं ये इनवर्ड नेचर का है, प्लेन के अंदर जा रहा है।
इनवर्ट द प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड बना पा रहा हूं ऐसे। ठीक है, अब समझना जरा, इसके अंदर कोई एक ऐसी फिगर है, ऐसी, ठीक है, कुछ इस तरह की फिगर है। इसको मैंने बोला ए पॉइंट, इसको बोला बी पॉइंट, इसको बोला सी पॉइंट, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स है इसके अंदर यार। एक ऐसी फिगर है। अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ना, सुनो ध्यान से, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो कांस्टेंट है, मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। आपको ये बताना है व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ induced current, what will be direction of induced current if this loop is stretched outward। अगर इस लूप को मैं बाहर की तरफ ऐसा खींचूं, राइट, खींचकर मान लो मैंने इसको ऐसा बनाना है, सर्कुलर लूप बना देना है, इसको ऐसे, ऐसा सर्कुलर लूप बना देना है, खींचूंगा तो इसको ऐसा सर्कुलर लूप बन जाएगा। अगर बाहर की तरफ खींचूं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बताओ, आंसर क्या होगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखो कंसेप्ट वही है, दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं इस लूप को ऐसे बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ, तो करंट की डायरेक्शन क्या आनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट पर चले अब दोबारा, आपको ये देखो मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में। ठीक है, जनरली बच्चा ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाता, बट यू आर सो लकी कि आप इस चैनल का पार्ट हो। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर एक तरह का, देखो हर एक तरह का कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों का कि आप मुझे चांस दे रहे हो कि मैं आपको ये डाटा प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, अब देखो ये यहां पर मुझे बस इतनी सी बात समझनी है कि कॉइल के अबाउट फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, मुझे ये समझ आ रहा है। देखो यहां पर फाई का मतलब क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, मान लेते हैं कि चलो एंगल तो वही है आपका 0 डिग्री है। ठीक है, अगर आप बोलो कि एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, ठीक है, अभी या आप ये बोल दो बाहर की तरफ तो माइनस, मतलब फ्लक्स तो है या तो इनकमिंग है या आउटगोइंग है, फ्लक्स तो है। अब सुनो यहां पर ना एक चीज समझो जरा, विद द टाइम क्या चीज चेंज हो रही है। जब आप इसको खींचना स्टार्ट कर रहे हो, ये लूप यहां पर जाएगा, लूप यहां पर जाएगा, ये यहां पर जाएगा, तो विद द टाइम एरिया चेंज हो रहा है। पहले एरिया कम है, लेकिन विद द टाइम एरिया इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो गया। तो मैं इस बात को ये लिख सकता हूँ, देखो डी फाई बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं हम, इस बार मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, डी ए बाई डी टी, है ना। और डी ए बाई डी टी कैसे नेचर का है, इंक्रीजिंग नेचर का है, विद द टाइम एरिया इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब जो फ्लक्स है फाई वो इंक्रीज कर रहा है विद द टाइम। अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है विद द टाइम, राइट, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, देखो जो अभी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, तो इसके अंदर करंट कुछ ऐसे नहीं आ जाएगा कि ये इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को काउंटर बैलेंस करे, क्योंकि फ्लक्स तो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जो इंड्यूस करंट आना चाहिए, तो मैं क्या लिख रहा हूं, इंड्यूस करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज चेंज, राइट। अब इसको कोइल को जब खींच रहे तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहे, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा, तो ये जब ऐसा बन जाएगा इस तरह का, एरिया चेंज हो, देखो जब एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा, आपको पता है जब भी डी फाई बाई डी टी होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ है तो करंट भी होगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इनवर्ड है, तो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, मैं बोल सकता हूं। तो ये अपने अंदर कैसे करंट को इंड्यूस कराएगा, ताकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाए और काउंटर बैलेंस हो जाए अंदर की तरफ जो इंक्रीज होने वाला फ्लक्स है। तो ये क्या करेगा, करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराएगा, ताकि ये जो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड है इसको ये क्या कम कर सके, क्योंकि अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड कम करके ये क्या उसको काउंटर बैलेंस कर देगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि एरिया इंक्रीज कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनना चाहिए, करंट का बाहर की तरफ, ताकि ये इंक्रीज होते हुए फ्लक्स को कम कर सके। तो यानी कि यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज होगी, राइट। डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, इसको बाहर की तरफ खींचोगे। अगर ये क्वेश्चन को मैं रिवर्स कर दूं कि सर्कल से हमने इसको क्या छोटा सर्कल बनाना है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। जब छोटा सर्कल बनाओगे तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा, तो ये क्या चाहेगा, फ्लक्स को सपोर्ट करना, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा।
इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, आज सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, बहुत सारे, इसको जल्दी नोट डाउन करो। सी, तो एक क्वेश्चन ये भी है बच्चों, अब बार मैग्नेट इज फॉलिंग फ्रीली, स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बार मैग्नेट इज फॉलिंग फ्रीली, कंपेयर acceleration of bar magnet at point A, B and C। अगर मैं बोलूं कि एक हमारे पास स्प्रिंग है या एक एन नंबर ऑफ टर्न्स वाली कोइल है, राइट, चलो इसको हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से भी कनेक्ट कर देते हैं, इसको क्लोज सर्किट बना देते हैं ऐसे, ठीक है। आपको ये बताना है कि जब ये बार मैग्नेट इसके बीच में से ऐसे गुजरेगा तो इस पॉइंट ए पर क्या एक्सेलरेशन होगी, पॉइंट बी पर क्या एक्सेलरेशन होगी और पॉइंट सी पर क्या एक्सेलरेशन होगी, मुझे कंपेयर करना है एक्चुअल में इसको, ठीक है। तो समझे जरा, जब ये नॉर्थ पोल नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो यहाँ पर क्या इंड्यूस हो जाएगा बच्चों, नॉर्थ फील्ड इंक्रीज कर, जब मैंने बताया था अभी सबसे लेक्चर के स्टार्टिंग में, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया है। अब ये नॉर्थ जब आएगा तो ये क्या करेगा, घबरा जाएगा। इसको दूर करने के लिए क्या बना लेगा, नॉर्थ पोल। अब यहाँ पर नॉर्थ है और ये नॉर्थ नीचे की तरफ आ रहा है, तो देखो 2 मिनट के लिए हम समझते हैं कि जो बार मैग्नेट है उसका जो mg है, मैं आपको मैकेनिक्स में लेकर जा रहा हूँ +1 की, mg नीचे लग रहा होगा, राइट, लेकिन ऊपर की तरफ क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, एक अपोजिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, किसकी वजह से, इस नॉर्थ पोल की वजह से। लेकिन बार मैग्नेट क्योंकि नीचे ही गिरा है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, mg माइनस एफ इक्वल्स टू m में, है ना। नेट फोर्स क्या हो गया, mg माइनस एफ, अरे F1 माइनस F2, जिसकी वजह से इस बार मैग्नेट के अंदर एक्सेलरेशन आ रही है, यही बोलूंगा ना, ऊपर की तरफ F1 नीचे की तरफ F2, मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है तो F2 माइनस F1, जिससे क्या है एक्सेलरेशन इसके अंदर, राइट। अब आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन क्या है, तो देखो एक्सेलरेशन क्या आ रही है, G/m माइनस F। अगर ए को निकालना चाहो ऐसा कर लो ना, आप दोनों साइड m से डिवाइड कर दो, लो, इससे आपको क्या मिला, G माइनस एफ बाई एम इक्वल्स टू ए। देखो जो यानी कि एक्सेलरेशन है वो G में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा तब एक्सेलरेशन आ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, लेस देन G। जो बार मैग्नेट की यहाँ पर इस पॉइंट पर गिरते वक्त एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, G से कुछ कम, क्योंकि G में से देखो कुछ ना कुछ फैक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। अच्छा, सेम वे में यहाँ पर अगर बार मैग्नेट आ जाएगा, देखो यहाँ पर, अब क्योंकि बार मैग्नेट तो इस कोइल के अंदर ही है, यहाँ पर, है ना, इस कोइल के अंदर। अब एक बार अंदर एंटर हो गया तो फ्लक्स थोड़ी चेंज होगा। देखो मैग्नेट का, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है यहाँ पर, निकलते वक्त क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, आते वक्त फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, बीच में तो फ्लक्स कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या बोलूंगा, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग अबाउट कॉइल, राइट। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ क्या है, mg नीचे की तरफ है, वही फ्री फॉल में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, अरे बार मैग्नेट फ्री फॉल में तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू जी, राइट। जब ये बार मैग्नेट नीचे की तरफ ऐसे निकल रहा होगा, ये नीचे की तरफ नॉर्थ, ऊपर की तरफ साउथ, तो साउथ जब दूर जाएगा, यहाँ से ऐसे साउथ दूर जा रहा है, साउथ दूर जाने का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर आप फील्ड डिक्रीज कर रहे हैं तो ये दोबारा से यहाँ पर क्या बना लेगा, नॉर्थ अट्रैक्ट करने के लिए। जब नॉर्थ दूर जाएगा ऐसे समझो तो ये क्या अट्रैक्ट करने के लिए, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या, यहाँ पर नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है, राइट, और साउथ पोल में अंदर एंटर होती है, यानी कि सपोर्ट करना चाहेगा, सपोर्ट करना चाहेगा, तो यानी कि सपोर्ट कैसे कर रहा है, अट्रैक्ट करना चाह रहा है इसको वापस। तो इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पर mg तो लग रहा है नीचे की तरफ, लेकिन इस बार एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया ऊपर की तरफ, और ये मैग्नेट फिर भी नीचे गिर रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पर भी यही सिनेरियो बन जाएगा, mg माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू m में, और जब मैं इसको यही स्टेप यहाँ पर फॉलो करूंगा तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगी, g माइनस एफ बाई एम। यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो मिलेगा कि जो a की वैल्यू है बच्चों वो लेस देन g हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, a लेस देन g एट दिस पॉइंट, a इक्वल्स टू g एट दिस पॉइंट एंड a लेस देन g एट दिस पॉइंट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, राइट। यहाँ पर भी लेंजेस लॉ से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, समझना जरा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई साइड। हमारे पास क्या है, सपोज करो एक स्क्वायर का लूप है और एक हमारे पास है सर्कुलर लूप, दोनों के दोनों एक सेम मटेरियल के, मान लेते हैं दोनों के दोनों कॉपर के है, ठीक है, बोथ आर ऑफ कॉपर। माय क्वेश्चन इज व्हाट
अगर मैं इन सेम एरिया वाले लूप को सेम मैग्नेटिक फील्ड में से, सुनना मेरी बात को, सेम मैग्नेटिक फील्ड में से सेम एरिया वाले लूप को सेम वेलोसिटी से बाहर खींचूंगा, तो क्या इनमें पैदा होने वाला इंड्यूस ईएमएफ सेम होगा या अलग होगा? अब समझना जरा, पहली बात कि क्या इंड्यूस ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। देखो, जब मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं किसी एरिया को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ निकाल रहा हूं, अभी इसके अंदर से कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही है, मान लो 100, सेम एरिया तो 100। देखो ना, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अब मैंने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, मैं बोल रहा हूँ एरिया भी सेम है, एंगल भी सेम बन रहा है यार बाहर की तरफ, तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा ना दोनों का फ्लक्स सेम है। अब दोनों का फ्लक्स सेम, दोनों को सेम वेलोसिटी से बाहर खींचा, यानी कि जितने टाइम में ये बाहर निकल रहा है उतने टाइम में ये बाहर निकल रहा है टोटल, मतलब दोनों एक साथ बाहर निकल गए। मेरा क्वेश्चन क्या है कि दोनों के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होगी क्या वो सेम होगी क्या अलग होगी? अगर आप माइंड में सोच रहे हो कि यार इंड्यूस ईएमएफ तो ये होती है डी फाई बाई डी टी, सेम एरिया सेम मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फाई इज इक्वल टू बी ए तो सेम है, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ भी दोनों के अंदर क्या होगी, सेम होगी। बच्चों, आपके जैसे 12 लाख बच्चे ये क्वेश्चन को गलत करके आते हैं बोर्ड एग्जाम में। रीजन इज बीइंग दैट कि वो कंसेप्ट से अवेयर नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है एक्चुअल में, देखो आपको जो बाहर से नजर आ रहा है, एनसीईआरटी यही खिलवाड़ करती है आपके साथ। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, अगर आप लैंग्वेज को पढ़ने लगो तो आपको शायद 3 बार एक क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, तब आप उसका क्वेश्चन ढंग से लिख पाओ। प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ कि हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और सोल्यूशन को 5 बार पढ़ते हैं उसको रटने के लिए। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम ये कि क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है आपको। ठीक है, अगर फिजिक्स का एग्जाम ढंग से क्रैक करना है तो क्वेश्चंस को पढ़ने की आदत डाल लो ताकि आप कंसेप्ट को सोच पाओ। जब आप एक चीज को बार बार पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में तरह तरह के ख्याल आएंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन शायद उस क्लास में हुआ था, अच्छा ये क्वेश्चन तब हुआ था जब सर येलो टी शर्ट पाकर आए थे, अच्छा ये क्वेश्चन ना तब करवाया था जब मैं विंडो वाली सीट पर बैठा था। कुछ सोल्यूशन मेरे माइंड में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, चीजें ऐसे रिकॉल होती है, सब कॉन्शियस माइंड में सब कुछ पड़ा है, लेकिन जीतता वो है जिसको सही टाइम पे सही बात याद आ जाती है। इस बात का ध्यान रखना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मैं वो कंक्लूजन बता रहा हूँ जो मुझे टॉपर से रिव्यूज में मिलता है कि हमारे साथ क्या हुआ था। राइट, इस ईएमएफ वाले फॉर्मूले को अगर ढंग से खोल कर लिखूं तो ये बनता है डी बाई डी टी बी ए। ठीक है, आपने ये चीज तो नोटिस कर ली कि दोनों का एरिया सेम है, लेकिन आपने ये चीज नोटिस करी जब मैं इनको बाहर निकालूंगा तो देखो सर्कल का जब ये वाला पोर्शन बाहर निकलेगा तो रेक्टेंगल का ये वाला पोर्शन बाहर निकलेगा। सर्कल का जब ऐसा पोर्शन बाहर निकल चुका होगा तो रेक्टेंगल का ये वाला पोर्शन बाहर निकल चुका होगा। दोनों का एरिया तो सेम है, इस बात से हम नहीं मुकर रहे, लेकिन दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अलग है। जब इसका एरिया बाहर निकलेगा तो हो सकता है इसका ज्यादा एरिया बाहर निकल जाए, जब इसका ज्यादा एरिया बाहर निकल रहा हो तो हो सकता है इसका कम एरिया बाहर निकले। वो अलग बात है, दोनों का एरिया सेम है, हो सकता है इसका पहले 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर निकल जाए, इसका सिर्फ 2 निकला हो। राइट, तो यहां पर जो असली रोल प्ले कर रहा है वो ये प्ले कर रहा है कि बी डॉट डी ए बाई डी टी, जो ये डी ए बाई डी टी वाला जो फंडा है, ये ईएमएफ डिपेंड्स ऑन डी ए बाई डी टी आल्सो। दोनों में पैदा होने वाली इंड्यूस ईएमएफ अलग अलग होगी। व्हाई? बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कमिंग आउटसाइड इज डिफरेंट फॉर बोथ सर्कल एंड स्क्वायर। अगर यहां पर भी स्क्वायर होता ना तब सब कुछ सेम होता, यहां पर तो सर्कल है, इसका कर्वी पोर्शन देखो भाई, पर कर्वी पोर्शन। राइट, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि ईएमएफ की जगह लिखना चाहिए इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ विल बी डिफरेंट एज, क्या लिखना है आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कमिंग आउटवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट। राइट, इसलिए दोनों में पैदा होने वाला इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, अलग होगा। अच्छा, करंट की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। अगर आपने करंट निकालना है, करंट क्या होगा, देखो अगर आप एरिया को बाहर निकाल रहे हो तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो फ्लक्स डिक्रीज होगा तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में करंट मैग्नेटिक फील्ड को लाना चाहेगा, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो सपोर्ट करना चाहेगा। तो आप ये देखो कि अंदर की तरफ थंब पॉइंट कर दो, हाथ देखो कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है हाथ, तो यानी कि करंट कैसे घूमेगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी ऐसे होगा। राइट, क्या बनाना चाहेगा, साउथ पोल बनाना चाहेगा जी। क्यों साउथ पोल? क्योंकि अंदर की तरफ फ्लक्स लेके आना, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है तो। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आप कंसेप्ट सीख रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, अब आप लोगों के लिए कंफ्यूजन और क्रिएट करूं मैं। ये क्वेश्चन तो चलो सीबीएसई ने पूछा ही था, अब बच्चे जब ये चीज सीख गए तो सीबीएसई ने एक और यहाँ पर बहुत बड़ी गेम खेली आपके साथ। इस बार क्या किया, इस बार सीबीएसई ने बोला कि चलो सर्कल वाला तो ये गेम सीख गए, सर्कल वाला गेम तो सीख गए, अब इसको करके दिखाओ। दोनों के दोनों स्क्वायर है,
दोनों के दोनों स्क्वायर है, और इस बार जो है ना, सुनो, इस बार जो है ना, ये है सिल्वर का और ये है कॉपर का। या ऐसा करो ना, सुनो, ये मटेरियल एक्स है, ये मटेरियल वाई है, दिस इज मटेरियल एक्स, दिस इज मटेरियल वाई, सारी कंडीशन वही है, दोनों को सेम वेलोसिटी से खींच रहे हैं, दोनों का एरिया भी सेम है, राइट। अब क्वेश्चन ये पूछा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है विल बी सेम और डिफरेंट। क्वेश्चन क्या पूछा, इंड्यूस ईएमएफ विल बी सेम और डिफरेंट एंड इंड्यूस करंट विल बी सेम और डिफरेंट। पिछली बार शेप अलग थी, इस बार मटेरियल अलग है, लेकिन क्या पूछा, इंड्यूस ईएमएफ जो पैदा होगी क्या वो सेम होगी या अलग होगी, राइट। ये बात आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मुझे कोई बच्चा तो इसका सही आंसर दे पाएगा। आपने यही चीज़ मुझे बतानी है कि क्या ईएमएफ सेम होगी और क्या करंट भी सेम होगा दोनों में, या दोनों चीज़ें अलग अलग होगी, या दोनों चीज़ें सेम होगी, या एक चीज़ सेम होगी और दूसरी चीज़ अलग होगी। ठीक है, अच्छे से सोचना कंसेप्ट के बारे में और इसको आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, इन बिटवीन मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। देखो, जिस बच्चे ने ये वीडियो देख ली, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका लेंजेस ला पर कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा इस वीडियो में। अगर आप 10 ईयर्स उठाओगे तो आप शायद बिना पेन कॉपी के सिर्फ देखती डायरेक्शंस बताकर सिर्फ हाथों का खेल है, आपकी ये दाएं हाथ का खेल हो चुका है, राइट, क्योंकि दाएं हाथ से आपने क्या कंसेप्ट लगाने हैं। सुनो, अब एक ये कंसेप्ट भी अपने को समझने की जरूरत है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई ऐसा कंडक्टर आ जाए, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों कोई ऐसा कंडक्टर आ जाए जिसके अंदर एक कट नजर आए आपको, मतलब कि वो क्लोज लूप बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बोल दूं कि एक सर्कल बना दिया, लेकिन सर्कल में यहां पर एक कट लगा दिया, ऐसे लो जी, ऐसा है ये, और इसको मैं बाहर की तरफ खींच रहा हूं। इसकी डेरिवेशन आएगी आगे, इसकी डेरिवेशन अगले लेक्चर में है, लेकिन कंसेप्ट तो इस लेक्चर में है ना, इस लेक्चर में इसको फिनिश करते हैं। तो ऐसे कंडक्टर्स के लिए क्या इंड्यूस ईएमएफ होगा? तो आंसर है यस, इंड्यूस ईएमएफ तो होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगेगा। क्या इंड्यूस करंट आएगा? क्या इंड्यूस करंट आएगा इसके अंदर? तो आंसर है नहीं, इंड्यूस करंट बिल्कुल भी नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? इंड्यूस ईएमएफ होगा तो आंसर है हाँ, इंड्यूस ईएमएफ लगेगा, फोर्स लगेगा। वो हम समझेंगे कब, जब मैं अगला आपको लेक्चर दूंगा मोशनल ईएमएफ, वहां पर हम समझेंगे इस चीज को। क्या इंड्यूस करंट? नहीं, इंड्यूस करंट तब तक नहीं आ सकता जब तक सर्किट क्लोज ना हो। बीच में एयर गैप आ गया तो करंट कैसे आएगा? नहीं आ सकता ना। तो ऐसे क्वेश्चंस का भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन कराते कराते मुझे बहुत सारे क्वेश्चन याद आ रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत क्वेश्चन पूछे इसके ऊपर। क्वेश्चन ये पूछ लिया आपसे कि एक मेटेलिक गोला है, मेटल का बना हुआ, और एक गोला है वुड का, यानी कि लकड़ी का। एक वुड का गोला और एक मेटेलिक गोला, राइट। अगर दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करे, अगर दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करे तो नीचे ग्राउंड पे सबसे पहले कौन गिरेगा? सोचो, एक मेटेलिक गोला, एक वुड का गोला, नीचे अगर मैं सेम हाइट से ड्रॉप करूं, नीचे कौन? अब अगर आप ग्रेविटेशन चैप्टर करो तो दोनों सेम टाइम पे गिरने चाहिए। क्यों? क्योंकि G = gm/r², जो स्मॉल g वो किस पे डिपेंड करता है? अर्थ के मास पर, नॉट बॉडी मास। बट यहां पर ना एक चीज समझो, इस वक्त जब ये नीचे गिरेंगे तो यहां पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड नाम की चीज है ना, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह है। जब ये गोला नीचे की तरफ गिरेगा, राइट, क्योंकि ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए नीचे गिर रहा है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, जिसकी वजह से ये रिपेल करने लगेगा। रिपेल मतलब कि यहां पर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप हो जाएगा, राइट। लेकिन वुड में कोई भी किसी भी तरह का इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, क्योंकि वो एक क्या है? एक इंसुलेटर है। तो जनरली जब भी आपको मिले अ मेटेलिक बॉल या कॉपर बॉल एंड वुडन बॉल इज फॉल फ्रॉम हाइट h ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच विल रीच एट सरफेस ऑफ अर्थ फर्स्टली, सो यू विल से वुड, क्योंकि यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी, जिसकी वजह से एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा और देन ये नीचे गिरेगी, राइट। क्योंकि जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो लेस देन कहीं ना कहीं g हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका जो mg है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ भी समझने की, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को काटता हुआ नीचे गिर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछे सीबीएसई ने? देखो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो बच्चों, एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास, जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है आज का और सबसे इंपॉर्टेंट है।
सी क्वेश्चन इज कि क्या लेंजेस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है या नहीं करता है, राइट? समझते हैं। अगर मैं देखूं तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि किसी कोयल के अंदर करंट पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहीं ना कहीं आ रही है उसके अंदर, बट वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट? ऐसा हमने पढ़ा, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको ना एक बार फिजिकली डायग्राम बनाकर समझने की कोशिश करते हैं कि एक अगर मैं कोयल बना रहा हूँ यहाँ पर, और मान लो ये मैग्नेट का कोई नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है, जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ आएगा तो भी मैंने आपको बताया है, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए। अब नॉर्थ पोल इसकी तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा, तो इसको डिक्रीज करने के लिए अपने ऊपर नॉर्थ पोल बना लेगा, यानी कि करंट को कैसे फ्लो कराने लग जाएगा, ऐसे। आप बोलोगे ना कि इसके अंदर इंड्यूस करंट आ गया। अब जब ये नॉर्थ पोल बना लेगा अपने ऊपर, तो देखो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैकेनिकल काम करना पड़ रहा है ना। यहाँ पर देखो, यू आर डूइंग सम मैकेनिकल वर्क, और ये मैकेनिकल वर्क हो रहा है तभी इसके अंदर बिजली आ रही है, तभी इसके अंदर करंट बन रहा है। देखो, अगर आप 2 मिनट के लिए मानो कि आप फोर्स लगाना बंद कर दो, ये मैग्नेट को यहीं पे स्टिल कर दो, क्या कभी इसके अंदर करंट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। एक सिंपल सा रूल है, अगर आपको एनर्जी स्टोर करनी है या आपको एनर्जी पैदा करनी है तो आपको कहीं ना कहीं तो वर्क डन करना पड़ेगा। अगर एक ब्लॉक को मैं वर्क डन करके किसी हाइट पर रख दूं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। एनर्जी तो आ रही है ना, लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा है वर्क डन। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी, ये बात ना भूलो आप। तो जितना तेजी से मैं इस कोयल को, मतलब जितना तेजी से इस कोयल के पास मैग्नेट लेकर आऊंगा, जितना ज्यादा मेरा मैकेनिकल वर्क होगा, उतना ज्यादा इंड्यूस करंट आएगा। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt, चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ। ये हमने पढ़ा था सारा कुछ। तो एक्चुअल में ये वॉयलेट थोड़ी कर रहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, यहां पर भी एनर्जी कंजर्व हो रही है, बिकॉज ऑल द मैकेनिकल वर्क in moving bar magnet, all the mechanical work in moving bar magnet near coil get converted into electric energy developed across the coil। यह बात लिख लेना यहां पर, developed into electric energy developed in coil, राइट? तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं मैकेनिकल वर्क ना करूं, देखो जैसे मैं मैग्नेट को पास लेकर आऊंगा तो यहां पर क्या मिलना स्टार्ट होगी? रिपल्शन मिलना स्टार्ट होगी। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए मैं मैकेनिकल वर्क और कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा तेजी से मैं इसको मूव कराऊंगा उतना ज़्यादा करंट बन रहा है, यहाँ पर उतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है। सो आपका जो मैकेनिकल वर्क है वही इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर बना रहा है। इसलिए लेंजेस लॉ कभी भी एनर्जी कंजर्वेशन को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये भी, राइट? तो आई होप आपको आज का लेक्चर मज़ा आया होगा करने में। बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल्स किए, कंसेप्चुअल्स किए, और बिलीव मी जो भी मैंने आपको कंटेंट आज प्रोवाइड किया इस लेक्चर में, अगर आपके पास प्लीज़ अगर आपके पास 10 ईयर्स है तो 10 ईयर्स का EMI चैप्टर निकालो और शुरू के क्वेश्चंस देखो। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट? अगले लेक्चर में हम जानेंगे EMF कैसे इंड्यूस होगी जब भी मैं एक रोड को रोटेट करूंगा, और एक जब फ्रेम को, रेक्टेंगुलर फ्रेम को बाहर की तरफ खींचते हैं तो उसके अंदर पैदा होने वाली इंड्यूस EMF का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो बहुत सारी अलग तरह के कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे आपके पास। अगली जो वीडियो होगी वो प्योरली डेडिकेटेड होगी सिर्फ डेरिवेशंस को और कंसेप्चुअल्स को, राइट? तो नोट्स बनाते रहो चैप्टर के साथ साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहूँगा आपको कि जो EMI चैप्टर है बच्चों, EMI चैप्टर एक स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए कोई भी लेक्चर मिस ना करना। अगर आपको नोटिफिकेशन रात को 12 बजे भी मिल रही है ना, तो उसको हो सके तो उसी वक्त देखो, वरना सुबह उठते वक्त रिमाइंडर सेट कर लो कि सबसे पहले आपने इसका लेक्चर फिनिश करना है। और आप जो मेरे लाइव क्लास में जुड़े हुए बच्चे हो, आप मेरी लाइव क्लास में इस टॉपिक के होने से पहले यूट्यूब पर जरूर फिनिश करो इसको, ताकि लाइव क्लास में हम डिस्कशन थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे कर सके, अच्छे लेवल पे कर सके, है ना? अगर वो चीज़ ये चीज़ मुझे आपको लाइव क्लास में समझानी पड़ी तो हमारा वो डिस्कशन वाला टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना? इसलिए यहीं पे फिनिश करो इसको, और फिर हम मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में सेम टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों? तो हैव अ ग्रेट डे अहेड, और इस लेक्चर को अच्छे से बनाना, और कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को मत भूलना, उसका आंसर जरूर देना।